कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, क्वेश्चंस की लिस्ट भूल जाते हैं। ओके, चलिए आइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होपफुली आज लास्ट क्लास ही होगी। रिमेनिंग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 16, 26, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर जो है उसमें ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं। और मैं ख्याल से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी बहुत मेहनत लग गई है, बहुत टाइम से ये चैप्टर चला आ रहा है। शुरू में हमने सोचा था शायद ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं होगा, पर इसमें हद से जरा ज्यादा ही क्वेश्चन है। खैर चलिए, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। Question number 26. Question number 26. This is on page number 46. Question number 26. Okay, page number 46. A company has made the following investments. देखिए, बिजनेस ए, बिजनेस बी और बिजनेस सी, तो 3 बिजनेस हैं आपके जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और बीटा आपको दे रखा है 1.40, 1.25 एंड 0.75। फिर हमको रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है 10%, मार्केट रिटर्न दे रखा है 15%। रिक्वायर्ड नंबर 1, बीटा ऑफ कंपनी एज ए होल, तो लिखेगा नंबर 1 ओवरऑल बीटा, ठीक है ना। बीटा ऑफ कंपनी एज ए होल यानी ओवरऑल बीटा, टोटल बीटा क्वेश्चन ने हमसे पूछा। बीटा ऑफ कंपनी एज ए होल क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है ओवरऑल बीटा। देखिए, आपका जो पहला बिजनेस है उसका बीटा फैक्टर है 1.40, और आप बीटा को समझ सकते हैं ना, ये आपके अर्निंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जितना बड़ा बीटा उतना ज्यादा आपकी अर्निंग कैपेसिटी हो सकती है। दूसरा बीटा कितना है? 1.25। तीसरा बीटा, अगर आपसे कोई एवरेज बीटा पूछे तो आप क्या कहेंगे? तीनों को ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। पर यह बात अब मैंने कई बार कही है कि ये सिस्टम ही गलत है। यह सिस्टम तभी तक ठीक कहा जा सकता है अगर तीनों को इंपॉर्टेंस इक्वल दी जाए। जब मैं देखता हूं कि बिजनेस ए में आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 लाख है, बिजनेस सी में आपकी इन्वेस्टमेंट 15 लाख है, तो तीनों बीटा को इक्वल इंपॉर्टेंस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कैलकुलेट करना अपने आप में गलत है। दूसरी बात, जब हमने WACC का कंसेप्ट शुरू किया था तो आप मुझे बताइएगा WACC का ओरिजिनल नेम क्या था? ये तो आप फुल फॉर्म बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं WACC का ओरिजिनल नेम क्या था? ये तो मैंने इसका दूसरा नाम बताया था, दूसरा नाम जरा ज्यादा पॉपुलर हो गया। ओरिजिनल नेम क्या था इसका? हाँ, ओरिजिनल नेम था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको मैंने एब्रीविएशन दिया था KO।
वो आप केओ भूल लीजिए। असल में इसका नाम था केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने कहा था इसका एक दूसरा नाम भी है WACC, आपने उसका दूसरा नाम भी इसका प्राइम नेम मान लिया। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टर्म समझ रहे ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल बीटा, ठीक है ना। तो आइए ओवरऑल बीटा कैलकुलेट करना शुरू करें। तो हम कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम WACC में भी कैलकुलेट करते रहे। कम से कम कंसेप्ट वही है, प्रोसीजर वही है। हां, तो हमें बताया गया है कि हमारा पैसा जो है वो 3 तरीके के बिजनेस में लगा हुआ है, बिजनेस A, B और C। बिजनेस A में हमारी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, बिजनेस B में हमारी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए और बिजनेस C में हमारी इन्वेस्टमेंट है 15 लाख रुपए। इसका मतलब हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपए। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपए। पहली बिजनेस की इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिश करें 1/6, दूसरे की 2/6, तीसरे की 3/6। देखो जी, अगर हमारी टोटल 6 रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो पहले बिजनेस में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंस तय हो गई। पहले बिजनेस का अर्निंग फैक्टर 1.40, दूसरे का अर्निंग फैक्टर 1.25, तीसरे का 0.75। माना 1.40 एक बड़ी फिगर है, लेकिन इसकी अहमियत कम है। 1/6 है ना, 1.40 एक बड़ा फैक्टर है पर इसकी इंपॉर्टेंस कम है। और 0.75 एक छोटी फिगर है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। टोटल बताएं, 1.025, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आसानी से कैलकुलेट हो गया। जैसे WACC कैलकुलेट करते थे वैसे ही ये कैलकुलेट हो गया। पॉइंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वो कहते हैं कि बताइए आप हर बिजनेस से कितना परसेंटेज कमाते हैं। ठीक है ना, पहले आपने फॉर्मूला लिखा। अच्छा, RF क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10%। बिजनेस ए का जो बीटा फैक्टर है वो है 1.40, मार्केट रिटर्न कितना दे रखा है 15%। तो यूं समझ लीजिए आप बिजनेस ए से कमाते हैं आई थिंक 17%। बिजनेस ए से आपकी बड़ी अच्छी इनकम है और उसके पीछे कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल है, आपका स्ट्रांग बीटा। इसका बीटा बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस बी का बीटा जो है वो है 1.25, तो आप बिजनेस बी से कितना परसेंटेज कमा लेते हैं 16.25।
0.25%. बिजनेस सी का बीटा है 0.75. इसका मतलब बिजनेस सी का बीटा कमजोर है, 13.75%. आइए क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट को सॉल्व करें. थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? रिटर्न ऑफ कंपनी एज ए होल, यानी आप जानना चाहते हैं ओवरऑल रिटर्न. अगर आप ओवरऑल रिटर्न जानना चाहते हैं तो आप बीटा भी तो ओवरऑल ही लिखोगे ना. ओवरऑल बीटा आपने कैलकुलेट करा है 1.025. %. ठीक है ना. चलिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बहुत आसानी से आ गया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 भी है, और समझ लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन है. ये भी सिंपली इसी वे में कैलकुलेट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27. हाँ जी. यू आर एनालाइजिंग द बीटा फॉर ABC Computers Limited and have divided the company into 4 broad business groups with market values and betas for each group. आपके 4 बिजनेस हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, हर एक की आपकी मार्केट वैल्यू भी लिखी हुई है, बीटा भी लिखा है. रिक्वायर्ड नंबर 1, एस्टीमेट बीटा फॉर ABC Computers Limited एज ए कंपनी. इसका मतलब आपसे ओवरऑल बीटा पूछा जा रहा है, तो लिखेगा नंबर 1, हेडिंग डालेगा ओवरऑल बीटा. तो ओवरऑल बीटा कैलकुलेट करने के लिए आप यही कॉलम्स बना लीजिए, यही कॉलम्स बना लीजिएगा. एज इट इज यही कॉलम्स आपको बनाने. हाँ जी. तो जो पहला बिजनेस है आपका, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 बिलियन. दूसरे बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट है अगेन 100 बिलियन. तीसरे बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट है 50 बिलियन. चौथे बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट है 150 बिलियन. टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी 400 बिलियन. ठीक है ना. वेट हो गया 2/8, 2/8, 1/8 और लास्ट में 3/8. ठीक है ना. सिंपल कैलकुलेशन हमारे लिए. बीटा हमको क्या दे रखा है? सबसे पहला बीटा है 1.10, दूसरा 1.50, तीसरा 2.00, 1.00.
हाँ, तो ओवरऑल बीटा बताएं। 1.275 ये आपने ओवरऑल बीटा आसानी से कैलकुलेट किया। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़िए। इफ रिस्क फ्री रिटर्न इज 7.5%, estimate cost of equity for ABC Computer Limited, estimate cost of equity for each division, average market risk premium is 8.5%। ठीक है, तो रिटर्न ऑब्टेन्ड का फार्मूला लिख लीजिएगा। हाँ जी, तो पहले बताइए क्वेश्चन में RF कितना दे रखा है? 7.5%। बीटा आपको कितना दे रखा है? पहले बिजनेस का 1.10, दूसरे का 1.50, फिर उसके बाद 2 और लास्ट में 1। और अगर आपको मार्केट रिस्क प्रीमियम सीधा ही दे रखा है तो हम भी सीधा ही लिख देते हैं 8.5%। हाँ जी, दिस इज 16.85, 20.25%, 24.5%, 16%। ठीक बात है। अच्छा, आपसे शायद ओवरऑल रिटर्न भी पूछा गया है। ओवरऑल रिटर्न भी पूछा गया है, तो आप यही काम करिए, पहले RF लिखिए 7.5%, ओवरऑल बीटा आपने यहां से पिक करना है 1.275 और प्रीमियम है 8.5%, 18.375। ओके, 18.3375। दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही थे जो कि हमने करे अभी। चलिए, अब आप एक काम करिएगा, आप आइएगा पेज नंबर 44 पर, पेज नंबर 44 पर, और हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। प्लीज कम टू पेज नंबर 44 और हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, H लिमिटेड एंड Z लिमिटेड have same level of business risk and their market values and earnings are summarized below। आपको दोनों कंपनियों की मार्केट वैल्यू दे रखी है इक्विटी के कंटेक्स्ट में और डेप्ट के कंटेक्स्ट में। अर्निंग्स भी गिवन है, उसमें से इंटरेस्ट उन्होंने माइनस करके बताया है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट and weighted average cost of capital of both the companies. Assume that income tax rate on the company is 35% and
एडिशनल टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ डिविडेंड। क्या आपको इनकम टैक्स एक्ट में डिविडेंड टैक्स पढ़ाया जा चुका है? पूरा नाम कारपोरेट डिविडेंड टैक्स, सेक्शन खैर चलिए, मैं विषय से नहीं भटकना चाहूंगा। सेक्शन 116 हो 115 हो हमें उससे क्या लेना देना। खैर लिसन प्लीज, अगर डिविडेंड टैक्स आपको इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ाया जा सकता है तो उसे अब तक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्यों नहीं पढ़ा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टीचर कहता है जी उसे पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया। मेरा मतलब है, मान लो अगले साल फाइनेंस एक्ट बदल जाए और डिविडेंड टैक्स हटा दिया जाए, मतलब टैक्स है कभी भी हटाया जा सकता है, डिविडेंड टैक्स ऐसा हमेशा तो नहीं रहा, पहले कभी नहीं होता था, बीच में आया और अब तक है, अगले साल बदलना जा सकता है। तो क्या हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबें बदल देंगे? आप हमारी मजबूरी समझिए, हम करंट इनकम टैक्स लॉ को ध्यान में रखते हुए आपको बातें नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हमने अब तक डिविडेंड टैक्स कभी डिस्कस नहीं करा, हम आगे भी डिस्कस नहीं करेंगे। पर इस क्वेश्चन ने हमें मजबूर किया। क्वेश्चन कहता है जी यहां तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, अब तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ये वही जो आपको इनकम टैक्स लॉ में पढ़ाया गया। खैर चलिए, लिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। कंपनी सोर्स, मार्केट वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड WACC। पहले आप लिखिएगा H लिमिटेड, हाँ जी। कंपनी ए के पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 6 लाख रुपए, और डेप्ट की वैल्यू 0, टोटल कैपिटल 6 लाख रुपए। इसका मतलब जो कंपनी H लिमिटेड है वो 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है, उसमें कोई डेप्ट का शेयर नहीं। अच्छा, जो Z लिमिटेड है उसमें इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए, और डेप्ट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख रुपए। दोनों की मार्केट वैल्यू का टोटल कितना है? 5,50,000 रुपए। है 5,50,000 में से 3 लाख इक्विटी के, इस बात को परसेंटेज में कहें 54.54%, और 5.5 लाख में से 2.5 लाख डेप्ट के, इस बात को परसेंटेज में कहें 45.46%, ताकि टोटल 100% कहा जा सके। वेट सब तो मामला बहुत आसानी से डील हो गया। अब बस आपको कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी है, इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो WACC कैलकुलेट हो जाएगी। आइए पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल।
चूंकि क्वेश्चन में रिडम्पशन की डिटेल्स नहीं है तो हम इररिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग डेप्ट है तो हम मार्केट प्राइस लिखेंगे, नया डेप्ट होता तो हम नेट प्रोसीड लिख देते भाई। हमने एच लिमिटेड से पूछा अपनी डेप्ट की डिटेल्स बताएं। एच लिमिटेड ने कहा कि मेरे पास डेप्ट नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी नहीं। हमने जेड लिमिटेड से पूछा कि आप अपने डिवेंचर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट देते, जवाब आया 22,000 रुपए। टैक्स का रेट बताइए 35%। जेड लिमिटेड के डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू बताइए 2,50,000 रुपए। आपने बताया 5.72%। आसानी से कैलकुलेट हो गया। हां जी, तो एच लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ डेप्ट लिखिए 0, जेड लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ डेप्ट लिखिए 5.72%। ठीक है ना। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ग्रोथ रेट तो क्वेश्चन में है नहीं, तो फार्मूला लगेगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। डिविडेंड तो भाई अभी हमें पता नहीं, पर एच लिमिटेड मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए। जेड लिमिटेड में भी हम यही कहेंगे कि डिविडेंड अभी हमें पता नहीं, पर मार्केट वैल्यू है 3 लाख रुपए। भाई सोचा जाए तो हमारा आंसर तो समझो आ गया, बस हमें अगर नहीं मालूम तो डिविडेंड ही तो नहीं मालूम ना। अगर मुझे किसी तरीके से डिविडेंड पता चले तो मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चलेगा, मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे WACC भी पता चल जाएगा। तो अभी तक क्वेश्चन में मुझे कोई मुश्किल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। आप हेडिंग डालिए, एक लास्ट कैलकुलेशन करनी है, उसकी हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ डिविडेंड। आपने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ डिविडेंड। वैसे आपको अर्निंग्स क्वेश्चन में जो गिवन है, आपने देखा होगा उसमें से उन्होंने इंटरेस्ट माइनस करा है, तो जरूर वो अर्निंग का मतलब होगा EBIT, तभी तो आपने इंटरेस्ट माइनस करा। अच्छा, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अमाउंट बताइए। 90,000 एंड 68,000, ये क्या है? EBT। ओके, ये आपने बताया EBT, यानी इंटरेस्ट के बाद लेकिन टैक्स से पहले। टैक्स का रेट है 35%। बता दीजिए कितना हुआ? 31,500। डिफरेंस बताइए। 58,500 के बाद 44,200, ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमारा जनरल व्यू ये है कि आफ्टर टैक्स इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट देनी चाहिए। ये हमारा जनरल व्यू। बाकी सभी क्वेश्चन में ये व्यू माना भी जाएगा, पर चूंकि इस क्वेश्चन में डिविडेंड टैक्स के बारे में खुद उन्होंने कुछ कहा है, तो मुझे क्वेश्चन की बात माननी पड़ेगी। इसका मतलब
जो आफ्टर टैक्स इनकम है वो सारी डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटी जा सकती। गवर्नमेंट का रूल ये है कि जो भी कंपनी की इनकम है उसमें पहले हिस्सा हमें दे दो, बाकी बचा हुआ अमाउंट शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर दे दो। इसको यूं समझ लो, डिविडेंड टैक्स कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, वैसे तो आफ्टर टैक्स इनकम ही डिविडेंड होती है, लेकिन अब एक स्पेशल पॉइंट है, जो भी आफ्टर टैक्स इनकम है उसमें से एक हिस्सा गवर्नमेंट को दे दो, बाकी बचा अमाउंट शेयर होल्डर को दे दो। शेयर होल्डर को दिया गया अमाउंट डिविडेंड कहा जाएगा और गवर्नमेंट को दिया गया अमाउंट डिविडेंड टैक्स कहा जाएगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को दो टैक्स मिल गए, एक इनकम टैक्स मिल गया और दूसरा डिविडेंड टैक्स मिल गया। पर मैं इस मामले को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं। मैं बस इस क्वेश्चन को निपटाना चाहता हूं। बाकी डिविडेंड टैक्स पर डिटेल डिस्कशन आप किसी और सब्जेक्ट में कर लीजिएगा। मैं बस एक बात कह रहा हूं कि पहले गवर्नमेंट को डिविडेंड टैक्स दे दीजिए, बाकी बचा हुआ अमाउंट शेयर होल्डर में डिविडेंड के नाम पर बांट दीजिए। वैसे डिविडेंड टैक्स कितना देना है? 20% ऑफ व्हाट? डिविडेंड। इसका मतलब अगर डिविडेंड 100 रुपए है, तो डिविडेंड टैक्स 20 रुपए। तो डिविडेंड टैक्स से पहले वाला अमाउंट लो, 120 रुपए। अगर ये 120 है, उसमें से 20 चला जाए तभी तो 100 रहेगा ना। अगर ये 100 है, ये 20 है, तो ये 120 हुआ ना। तो अगर ये अपने आप में 120 है, तो आपके हिसाब से फिर 20 कितना हुआ? अब ये 9750 माइनस करके डिविडेंड बताओ। 48750। अच्छा, एक बार फिर से, ये 44,200 जो है ये अपने आप में 120 है, तो फिर 20 कितना होगा? 7367। डिविडेंड कितना हुआ? 36833। ये डिविडेंड का अमाउंट आप यहां लिखें। तो एच लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 8.125%। जेड लिमिटेड 12.28%। अब फिर तो आप मुझे WACC भी बता सकते हैं। $9.30 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार मैं फिर आपसे पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, पहले भी डिस्कस करा है कि ये दोनों परसेंटेजेस इक्वल क्यों आए हैं। ओके, ये कौन सी सिचुएशन में इक्वल आते हैं? जब कंपनी पूरी तरह इक्विटी फाइनेंस होती है
तो हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी WACC के इक्वल होता है। ये हमने पहले भी बड़े सारे क्वेश्चन में ऑब्जर्व करा ना। तो ये कंक्लूजन आप सबको एक्सेप्टेबल है। अगर कंपनी फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड है तो KE हमेशा WACC के इक्वल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देने के बाद आप आइएगा पेज नंबर 42 पर, और हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 42। Z Limited is presently financed entirely by equity shares. Z Limited is presently financed entirely by equity shares. तो आपके पास इक्विटी के अलावा और कुछ नहीं है इस समय। The current market value is rupees 6 lakh. Dividend of rupees 1,20,000 has just been paid. This level of dividend is expected to be paid indefinitely. The company is thinking of investing in new project involving outlay of rupees 5 lakh now and is expected to generate net cash receipt of rupees 1,05,000 per annum indefinitely. The project would be financed by issuing rupees 5 lakh debentures at market interest rate of 18%. Ignoring tax considerations, number 1, calculate the value of equity shares and gain made by the shareholders if the cost of equity rises to 21.6%. Number 2, prove that weighted average cost of capital is not affected by gearing. है, आप लिखिएगा एग्जिस्टिंग सिचुएशन। क्या लिखा आपने? एग्जिस्टिंग सिचुएशन। क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कंपनी फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड है? ओके, तो आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन के ब्रैकेट में लिखिएगा द कंपनी इज फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड। लिखिएगा डिविडेंड इज इक्वल टू रुपीज 1,20,000। प्रेजेंटली आप अपने सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं 1,20,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी रुपीज 6 लाख। देखिए सिर्फ इक्विटी मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए, डिविडेंड 1,20,000। लिखेगा KE इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। डिविडेंड लिखिए 1,20,000, मार्केट प्राइस लिखिए 6 लाख। दिस इज इक्वल टू 0.20 और वी कैन से 20%। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कमा रहा है 20% एट प्रेजेंट। क्या आप मुझे WACC एट प्रेजेंट बता सकते हैं? रीजन, द कंपनी इज फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड। So present WACC is equal to present cost of equity because the company is fully equity financed. आइए क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ा जाए।
प्लीज सी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसको नए एडवेंचर से कितना फायदा होगा। कौन सा नया एडवेंचर? देखिए, क्वेश्चन में नए एडवेंचर के बारे में कुछ लिखा गया है। एक नया प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, उस नए प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगेगा? 5 लाख रुपए। वो 5 लाख रुपए आप लाओगे कहां से? डिवेंचर से। तो इसका मतलब नया प्रोजेक्ट ढूंढा कंपनी ने, उसके लिए डिवेंचर इश्यू करेंगे, सारा काम कंपनी ने करा, लेकिन उसका अल्टीमेट एडवांटेज किसको होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। आप लिखिएगा नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गेन, computation of amount of gain in the hands of equity shareholders, computation of amount of gain in the hands of equity shareholders due to the reason of the investment in the new project, due to the reason of the investment in the new project। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है नेट कैश रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, नेट कैश रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट ₹1,05,000 पर एनम। ये जो नया प्रोजेक्ट है, इससे हमें हर साल 1,05,000 का क्या होगा? नेट कैश रिसिप्ट। जब आप कहते हैं नेट कैश रिसिप्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी प्रोजेक्ट है, इससे जो रेवेन्यू होगा, ध्यान से सुनो, इससे जो रेवेन्यू होगा और इस पर जो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हम बता रहे हैं। क्या ये बात सही? लेकिन ये बात भी तो सही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए डिवेंचर इशू करे गए थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब आपने नेट कैश रिसिप्ट लिखा, तो मैं क्या मानूं कि इंटरेस्ट भी माइनस करने के बाद ही बता रहे हो ना? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, जब आपने नेट कैश रिसिप्ट बताया, तो मैं क्या मानूं कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी माइनस करने के बाद ही बता रहे हो? आपका जवाब है नहीं, माइनस इंटरेस्ट। मैं आपको यह बात पहले ही बता चुका हूं, इंटरेस्ट बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होता, इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता। अब आपने डिवेंचर इश्यू करे, तो क्या यह बिजनेस का कसूर है? बिजनेस से होने वाली इनकम को कहा जाता है EBIT। अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट प्रोजेक्ट की वजह से नहीं पे करा जाता है, इंटरेस्ट इसलिए पे करा गया है क्योंकि आपके पास खुद के पैसे नहीं थे, आपने लोन लिया, इसलिए इंटरेस्ट देते हो। प्रोजेक्ट इंटरेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, तो इंटरेस्ट तो माइनस करना पड़ेगा ना। 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और डिवेंचर आपने इश्यू करे हैं 5 लाख रुपए के, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 90,000। तो 1,05,000 कमाएंगे, 90,000 गए, तो बाकी डिफरेंस बताएंगे। $15,000 पर एनम। अब आप बताइए कंपनी इस 15,000 का क्या करे? हां, कंपनी 15,000 पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देगी। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई बैठे बिठाए बढ़ गई। काम किया कंपनी ने, पैसों का इंतजाम किया कंपनी ने, सारा काम कंपनी कर रही है, जो प्रॉफिट आ रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है।
तो 15,000 पर एनम के आगे लिखेगा एडिशनल डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, ये आपने क्या लिखा, एडिशनल डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा ये बताइए कि प्रेजेंट डिविडेंड क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1,20,000 है ना। तो ये है 1,35,000 रुपये। इसके सामने आप क्या लिखेंगे? फ्यूचर डिविडेंड। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेजेंटली हम अपने सभी शेयर होल्डर्स को 1,20,000 का डिविडेंड देते थे। अब हमने 15,000 का डिविडेंड एडिशनली देना है। अब हम हर साल डिविडेंड दिया करेंगे 1,35,000 रुपए। पॉइंट वैलिड। पहले शेयर होल्डर कमाया करते थे 20%। अब किसी की कमाई घर बैठे बढ़ जाएगी तो उसकी तो एक्सपेक्टेशन बढ़ना ऑब्वियस सी बात है। मैंने सुना इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। अब उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी हो गई? 21.6%। आइए कैलकुलेट करें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला आप जानते हैं, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अगर मैं मार्केट प्राइस जानना चाहता हूं तो फार्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड है 1,35,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 21.6%। तो आप डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करें। 6,25,000। आपने लिखा 6,25,000 रुपए। क्या ये बात सही? हां, तो देखिए ऐसा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने कहा देखो जी, आपको एक नहीं दो एडवांटेजेस हुए। पहला एडवांटेज, आपका हर साल का डिविडेंड बढ़ जाएगा 15,000 रुपए। आप इसे अपना रेवेन्यू एडवांटेज कह सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, जिसको आप अपना कैपिटल एडवांटेज कह सकते हैं, कि जो मार्केट वैल्यू पहले 6 लाख रुपए होती थी, आज वो मार्केट वैल्यू 6,25,000 हो गई है। इक्विटी शेयर होल्डर ने कुछ नहीं करा, घर बैठा रहा, बस जो काम किया कंपनी ने किया। लेकिन उसका एडवांटेज किसको हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यही सवाल हमसे पूछा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना एडवांटेज हुआ है। आप नीचे लिखेगा, हेंस ड्यू टू द रीजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट। Hence, due to the reason of the investment in the new project, comma, the annual dividend in the hands of equity shareholders, the annual dividend in the hands of equity shareholders will get increased by rupees 15,000. Will get increased by rupees 15,000, and the market value of all the equity shares. The market value of all the equity shares
will get increased by rupees 25,000. 25,000 कैसे आया, ब्रैकेट्स में जरूर लिखिएगा, 6,25,000 माइनस 6 लाख। क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पर आए। प्रूव दैट WACC इज नॉट अफेक्टेड बाय गियरिंग। अब जैसे जो शब्द इस्तेमाल करा गया है गियरिंग, गियरिंग जैसे हम गाड़ी का गियर बदलते हैं, उसी तरीके से गियरिंग शब्द का मतलब है चेंज इन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का बदल जाना। कहते हैं कि साबित करिए कि भले ही परिस्थितियां बदल गई हों लेकिन WACC नहीं बदला है। पहले जो WACC था आज भी वही WACC है, इस बात को साबित करें। हमने कहा ठीक है, पहले WACC कितना था, ये रहा 20%। लिखिएगा एट प्रेजेंट द कंपनी इज फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड। At present, the company is fully equity financed and its WACC is 20%. At present, the company is fully equity financed and its WACC is 20%. Full stop. Under the new situation, the company is equity as well as debt financed. Under the new situation, the company is equity as well as debt financed and WACC under the new situation, WACC under the new situation is computed below. चलिए आइए नया WACC कैलकुलेट करें। हमें पता चला है कि नई सिचुएशन में इक्विटी की मार्केट वैल्यू है 6,25,000 रुपए, 6,25,000 है। और जहां तक डेब्ट का सवाल है, डेब्ट तो हमने 5 लाख के इश्यू करे हैं, अब उसकी मार्केट वैल्यू पता करना तो मुश्किल काम होगा, तो फिर वही लिख लेते। $11,25,000 में इक्विटी के 6,25,000, 55.56%। 11,25,000 में डेब्ट के 5 लाख, 44.44%। नई सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 21.6% और डिवेंचर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। क्वेश्चन ने कहा कि आप टैक्स सेविंग मत ले, आप टैक्स को इग्नोर करें, तो इसका मतलब उसका कॉस्ट फिर 18% ही रहेगा। तो आंसर फिर वही आ गया 20%। तो हम क्या देखते हैं कि सर्कमस्टांसेस में भले ही चेंज आ गया हो लेकिन WACC में चेंज नहीं आया है। लेकिन ये सिर्फ इस क्वेश्चन में है, आप ऐसा कोई कंक्लूजन मत डेवलप करेंगे यार क्वेश्चन में ऐसा होता है। कहां क्वेश्चन में ऐसा होता है, इतने सारे तो क्वेश्चन करे, ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने।
ये क्वेश्चन मैन्युपुलेटेड है, ये इस तरीके से बनाया गया है कि आंसर फिर वही आ जाए। आप लिखिएगा हेंस WACC remains unchanged. WACC remains unchanged despite the change in the capital structure. WACC remains unchanged despite the change in capital structure. पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 48 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यस क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। XYZ एंड कंपनी provides you with the following data: cost of equity 20%, tax rate 40%, commission rate 2%. Calculate the cost of retained earning from the point of view of shareholder. देखिए, हमारी अभी तक की नॉलेज तो ये कहती है कि जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल होता है। इनफैक्ट अभी तक हमने कभी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करी भी नहीं, क्योंकि हमारा मानना यह कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दो अलग अलग कैलकुलेशंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो अलग अलग कैलकुलेशन किसी कीमत पर नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि थोड़ा सा फर्क आता है। तो ये जो कुछ भी डिस्कशन होगा ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। तो आप लिखिएगा KR इज इक्वल टू KE multiplied with 1 minus tax rate and multiplied with 1 minus commission rate. कमीशन के लिए आप C टर्म यूज कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर होगा। ओके, फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया। आप बताइएगा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना गिवन है? 20%। टैक्स रेट कितना गिवन है? 40%। कमीशन रेट को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, पहले टैक्स का कंसेप्ट तो समझ में आए, कमीशन का रेट तो बाद में समझ लेंगे। हां जी, प्रेजेंट इनकम टैक्स लॉ ये कहता है, जो हम बड़ी मजबूरी में बताते हैं, वैसे तो हम बताना चाहते नहीं, उसमें लिखा है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपको उस कंपनी से डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होगा, आपको उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है कि नहीं? डिविडेंड टैक्स फ्री इनकम है, एग्जम्प्टेड इनकम है, ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पर्टिकुलरली डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी and dividend received from mutual funds prescribed under section 10 subsection 23D। खैर छोड़ी, इन बातों से हमें क्या लेना देना, बेकार की बात है। जनरल रूल ये है, डिविडेंड रिसीव्ड इज एन एग्जम्प्टेड इनकम। ओके, यस, लेकिन ये ना हमेशा से ऐसा नहीं था और ये हमेशा ऐसा रहेगा ये जरूरी भी नहीं। ऐसे भी फाइनेंशियल ईयर्स मैंने देखे हैं, ऑब्जर्व करे हैं कि जिसमें डिविडेंड जो है शेयर होल्डर की टैक्सेबल इनकम में ऐड होता था। अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर की टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती थी और बढ़ी हुई इनकम पर उसे
टैक्स देना पड़ता था। मान लो आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया 20 रुपए और 20 रुपए से आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ गई, तो आपको उसके ऊपर 40% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बताओ 20 रुपए पे 40% टैक्स कितना हो गया? 8 रुपए। तो अगर आपको 20 रुपए का डिविडेंड मिला है तो आप 8 रुपए भूल जाइए, तो आपकी जेब में कितना रह गया? 12 रुपए। आप इसको सॉल्व करिए, आंसर क्या आता है? 12%। इजंट इट? इसका मतलब वहां से आए थे 20 रुपए, रह गए 12 रुपए। 8 रुपए कहां गए? वो तो गवर्नमेंट ने छीन ली आपसे। गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर आज 40% हिस्सा हमारा है। आप कहोगे लेकिन अभी तो हम कह रहे थे कि डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता। भाई वो तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि इंडियन इनकम टैक्स लॉ में क्या लिखा हुआ, तो मैं ऐसे ही जनरली डिस्कस कर रहा था। मान लो अगले साल एक्ट बदल जाए, वो कह जी अब तो टैक्स लगता है, तो फिर आप क्या करिएगा? फिर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन में टैक्स का रेट 40% लिखा, तो मैं क्या करूं फिर उसका? इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि डिविडेंड पे टैक्स लगता है, तो डिविडेंड पर टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो वहां से आए थे 20 रुपए, मेरे पास पहुंचते हुए रह गए 12 रुपए। अब मैं क्या गलत कर रहा हूं इसके अंदर भाई? चलिए काम करते हैं, बात आपकी मानी बस। प्रेजेंटली क्या कहा जाता है कि डिविडेंड पे टैक्स कितना लगता है? 0। तो आप एक काम करो, फिर आप यहां 0 ही लिख लो। मान लो मैंने यहां 0 लिखा है, तो बताओ आंसर क्या आएगा? तो इसका मतलब ठीक तो है। आप कहते हो 20 रुपए आए, 20 रुपए है। मैं अभी कह रहा हूं 20 रुपए आए लेकिन 12 रुपए रह गए। अरे भाई फार्मूला कहता है, मेरा क्या कसूर है बताओ? अगर टैक्स रेट 0 है मैं तब भी तो सही हूं, अगर टैक्स रेट 40% है मैं तब भी तो सही हूं। मुझे क्यों ये सारी बातें सुना रहे हो कि टैक्स का रेट प्रेजेंटली लॉ में क्या चल रहा है? मेरा इससे क्या लेना देना है? अगर क्वेश्चन ने मुझे 40% टैक्स बताया है तो इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं भाई? फालतू में डिस्कशन करे जा रहे हो, मेरे से क्या लेना देना बताओ? फार्मूला इतना सफिशिएंट है कि वो 0% टैक्स को भी डील कर रहा है, वो 40% टैक्स को भी डील कर रहा है, और वो किसी भी सिचुएशन को डील कर रहा है। मेरे ख्याल से बात अपने आप में सफिशिएंट वे में कही जा रही है कि नहीं? फार्मूले का कसूर नहीं, फार्मूला ठीक है। ओके, कमीशन का रेट कितना? 2% यानी 0.02 ना? आंसर बताएं। हाँ, तो मैं कह रहा था कंपनी ने भेजे 20 रुपए, गवर्नमेंट ने कहा जी इसमें 8 रुपए तो हमारे। हमने कहा चलो ठीक है, बाकी हमारे 12 रुपए। हमने सोचा, सुने 12 रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर देते। जब हम 12 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करने के लिए गए, जैसे हमने शेयर खरीदा, तो ब्रोकर ने कहा जी 2% ब्रोकरेज लूंगा मैं इसमें से। इसका मतलब 12 रुपए में 2% उसके हो गए। 12 रुपए में से ही 2% गया, तो मेरे पास क्या बच गया फिर? 11.7। कंपनी ने तो 20 ही भिजवाए थे, 8 जो है गवर्नमेंट ने ले लिए, बाकी जो बचा उसमें से 2% ब्रोकर ने ले लिए। मेरे पास बचा खाली 11.76%। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा रुपए, तो बैंक में कौन सा कमीशन देना पड़ता है भाई? नहीं देना पड़ता। पोस्ट ऑफिस में कमीशन देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। तो मैं कहूंगा फिर वही डिस्कशन बेकार की लाइंस में, मेरी बला से कमीशन का रेट 0 लिख लो भाई। मैं तो कहता हूं टैक्स का रेट भी 0 लिख लो, कमीशन का रेट भी 0 लिख लो। आंसर बताओ क्या आता है? 20%। अगर टैक्स का रेट, अगर कंपनी इकोनॉमी में टैक्स लगता है 0, ब्रोकर्स कमीशन लेते हैं 0, तो क्या आपका आंसर 20% का 20% ही नहीं आ जाएगा? अब टैक्स रेट अगर है, कमीशन रेट अगर है, तो भाई इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? फार्मूले का क्या कसूर है कि नहीं? और ये डिस्कशन जो भी हुआ है
ये प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर था। कंपनी इस तरीके के डिस्कशन के पचड़ों में नहीं बढ़ती। कंपनी अभी भी कहेगी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वली होता। आइए इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और वो है क्वेश्चन नंबर 35। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 35। हां जी, ए फर्म wishes to raise funds up to rupees 10 lakh and finds that WMCC depends upon the amount of funds raised. The firm has a set pattern of financing, that is 75% shareholders funds and 25% debt. The following specific pre-tax cost of capital for each source has been estimated at different levels of financing from that source. आपके सामने शेयर होल्डर्स फंड्स और बॉन्ड्स की डिटेल्स गिवन है और कुछ स्पेसिफिक रेंज दे रखी, हर एक का एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे रखा ना। फाइंड आउट WMCC एट डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट्स, इसको अंडरलाइन करेगा, डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट्स गिवन दैट टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द फर्म इज 50%। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट भी है। टर्म क्या यूज किया गया है? ब्रेकिंग पॉइंट। देखिए, ब्रेकिंग पॉइंट के कंसेप्ट पर आने से पहले एक ऐसी बात समझते हैं कि जिसके ऊपर इस कंसेप्ट को समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई आदमी बैंक में गया और वो ये जानना चाहता है कि जी मैं जो बैंक से लोन ले रहा हूं उस पर मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बैंक जाओगे तो अगर बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, पर मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये मुझे पता कैसे चलेगा? मतलब बैंक से मैंने लोन लिया, मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, मैं ये जानकारी बैंक में किससे हासिल करूं? बैंक मैनेजर से बात कर लेते है ना, सीधा बैंक मैनेजर के केबिन में चले जाइएगा। हाँ जी ऐसा जी मैंने ना लोन लेना है, सीधी सी बात है, इतने का लोन लेना है, आप बताओ जी इसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको बता देगा वो। ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से, कभी बैंक जाकर देख लीजिएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है पता करने का, एक दूसरा तरीका भी। बैंक में ना जब आप जाएं तो आप चारों तरफ देखिएगा उन लोगों ने ना कुछ ना प्लेटें टांग रखी, कुछ तख्तियां टांग रखी, उसमें ना आपको बैंक मैनेजर से मिलने की जरूरत नहीं। उसमें ना एक प्लेट पर हो सकता है उन्होंने ऐसे लिखा हो लोन अमाउंट और लिखा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि बैंक मैनेजर को तंग क्यों करते हो भाई, हमने ये लिख तो दिया, इसको पढ़ लो भाई। उसमें लिखा होगा अप टू रुपीज 2 लाख, अगर आपको लोन चाहिए 2 लाख रुपए तक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ऐसे लिखा होगा। अगर आपको लोन चाहिए मोर देन रुपीज 2 लाख एंड अप टू रुपीज 5 लाख तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? मान लीजिए लिखा हुआ है 14%। और अगर आपको लोन चाहिए 5 लाख रुपए से ज्यादा तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 15%। ये आपने देखा, आपने कहा जी बस पता चल गया, मैनेजर से मिलने की क्या जरूरत। अच्छा, अगर बैंक में ये प्लेट लगी हुई है, ऐसी कोई तख्ती टंगी हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने कहा जी अब तो हमने सबके सवालों का जवाब दे दिया। एक आदमी कहता है जी मेरा लोन 1 लाख है तो मैं इस स्लैब में हूं, तो मेरा जवाब है 12%। दूसरा कहता है मैं इस स्लैब में हूं, हमने कहा जी आपका 14%। तीसरा कहता है मैं इस स्लैब में हूं तो मेरा है 15%। यानी ये लिखकर हमने सभी के सवालों का जवाब दे दिया है कि नहीं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सभी के सवालों का जवाब दे दिया। इसका मतलब ये वो आंसर है जो पॉपुलेशन को एड्रेस करता है।
हर आदमी के सवाल का जवाब दे देता है। यानी जितने भी लोग लोन लेने के लिए आते हैं, ये स्लैब उन सबके सवालों का जवाब दे रहा है। इसी डायरेक्शन में मैं इसका आंसर निकालूंगा। आपने अब तक स्पेसिफिक केस का आंसर दिया। एक आदमी इतने पैसे लोन लेना चाहता है, बताओ जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या। अब आप ना पॉपुलेशन को डील करो, ऐसा कोई आंसर निकालो जिसमें सभी कवर हो जाए, और वो भी कवर हो जाए कि जिसके बारे में वो कहना चाहते हैं। जब सब कवर हो गए तो जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो भी कवर हो जाएगा। तो यूं समझिए, ये जो डिस्कशन होगा ये इंडिविजुअल डिस्कशन नहीं होगा, ये जनरल डिस्कशन, यानी ये सबके लिए किया गया डिस्कशन होगा। और जब सबके लिए डिस्कशन हो गया तो इसके लिए भी डिस्कशन हो गया। क्या ये बात सही है? तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। तो आप ना ये 4 कॉलम्स बनाइएगा। हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट्स, और ये 4 कॉलम्स बनाइएगा। लेकिन अभी पहले कुछ कैलकुलेशन होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी कैलकुलेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। शुरू में अगर हमारा ध्यान कैलकुलेशन पर हो तो ठीक रहेगा। कैलकुलेशन क्यों हो रही है इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। तो आप सोर्स में लिखेगा शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, आप लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। देखिए, जो इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है ना, मैं उसी इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा। अब जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स के साथ लिखा है अप टू ₹1,50,000, तो मैं लिख रहा हूं 1,50,000। मतलब ये कैलकुलेशन होने दीजिए, बाद में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ने शुरू के पैराग्राफ में कहा है कि हमेशा जो शेयर होल्डर का पैसा होगा ना वो 75% होगा। अगर शेयर होल्डर्स फंड्स 1,50,000 है और अगर शेयर होल्डर का पैसा 75% है, तो अगर 1,50,000 75% है तो टोटल हो गया 2 लाख रुपए। बस अभी लिख लीजिए और मेरी बात सुन लीजिए, मान लीजिए अगर 1,50,000 75% है तो 100% कितना हुआ? 2 लाख रुपए। फिर लिखेगा ₹6 लाख 75%। अगर 6 लाख 75% है तो 100% कितना हुआ? 8 लाख। फिर लिखेगा 9 लाख, और ये सब मैं क्वेश्चन देखकर ही बता रहा हूं। अगर ये 75% है तो 100% कितना हुआ? 12 लाख, है कि नहीं? फिर आप लिखेगा बॉन्ड्स, एकदम इसी तरीके से ₹1 लाख। अच्छा, ये हमें मालूम है कि जो डेप्ट फाइनेंसिंग है ना वो 25% होगी। अगर 1 लाख अपने आप में 25% है तो पूरा कितना हो गया? 4 लाख रुपए। अगला लिखेगा 2 लाख रुपए,
2 लाख रुपए अगर अपने आप में 25% है तो पूरा कितना हो गया? 8 लाख रुपए। और लास्ट में लिखेगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए अगर अपने आप में 25% है तो 100% कितना हो गया? 12 लाख रुपए। अब ये कैलकुलेशन क्यों करी गई इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। देर सवेर बस कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर हमें इससे ऐतराज भी नहीं होता है। अब आप हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ WMCC, computation of WMCC under different range levels, under different range levels of capital structure, under different range levels of capital structure. हाँ जी, ये कॉलम साहब बनाएगा रेंज लेवल्स, सोर्स, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WMCC। ओके, ये कॉलम्स आपने बनाए। फिर अब ये बताइए, ये जो आपने इतने सारे ब्रेकिंग पॉइंट पता करे हैं, इसमें सबसे छोटी फिगर कौन सी? 2 लाख है ना? तो अब रेंज लेवल में लिखेगा अप टू ₹2 लाख। यानी अब हम ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जिसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 2 लाख से ज्यादा नहीं। अब मैं आ गया ना उसी पॉइंट पर जो मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था। मैं ऐसे आदमी के बारे में बात करूंगा जिसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है 2 लाख रुपए, मैक्सिमम। हमने उससे कहा देखो भाई आप पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? कहता जी वो तो सेट पैटर्न है कि शेयर होल्डर का पैसा उसमें लगेगा 75% और डेप्ट का पैसा उसमें लगेगा 25%। ये तो सेट पैटर्न है कि नहीं? 75% से हर ये होना ही है। 75% 25% की रेशो कंफर्म्ड है, मैं इसे बदल नहीं सकता हूं। हमने कहा वो बदलने को कह भी नहीं रहे भाई, हम वो बदलने को कह भी नहीं रहे। अच्छा, अगर आपको 2 लाख चाहिए मैक्सिमम, तो शेयर होल्डर का पैसा कितना चाहिए होगा मैक्सिमम? 75% कितना हुआ? 1.5 लाख। इसका मतलब अगर आप कहते हो कि आपको मैक्सिमम 2 लाख चाहिए तो उसमें शेयर होल्डर का पैसा मैक्सिमम 1.5 लाख चाहिए। शेयर होल्डर से हमने पूछा अगर हम तुमसे 1.5 लाख तक मांगे तो कितने में दे दोगे? कितने में? क्वेश्चन कहता है 12। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्लियर है, 12%। शेयर होल्डर कहता है जी मैं तो आपको 1.5 लाख देने को तैयार बैठा हूं, मुझे तो 12% चाहिए। 1.5 लाख तक का पैसा मुझसे मांगोगे तो मैं 12% के रेट पर दे दूंगा। मेरी बात समझ रहे ना? हमने कहा अपने को चाहिए 2 लाख। डिवेंचर होल्डर से मांगेंगे 25% मैक्सिमम, 2 लाख 25% 50,000। हमें डिवेंचर होल्डर से चाहिए मैक्सिमम 50,000। तो हमने डिवेंचर होल्डर से पूछा भाई 50,000 तक तुमसे मांगे तो कितने पैसे लोगे? कहता जी 10%, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स है। हमने कहा टैक्स का रेट कितना ढूंढो? 50%। आफ्टर टैक्स बताओ 5%। ठीक है? WMCC बताएं 10.25।
कुछ बात पल्ले पड़ रही है? मान लीजिए आपको लोन चाहिए सिर्फ 100 रुपए का, अब क्या स्लैब में कवर्ड है? हाँ जी। आपको लोन चाहिए 500 रुपए का, क्या अब इसमें कवर्ड है? हाँ जी। आपको लोन चाहिए 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1,90,000, आपको लोन चाहिए 2 लाख तक। वो सारे लोग जिनको लोन 2 लाख तक चाहिए वो इसको ध्यान से समझ ले कि उनको 75% पैसा शेयर होल्डर देगा जो 12% रिटर्न मांगेगा, 25% डिवेंचर होल्डर देगा उसकी 5% की एक्सपेक्टेशन। भाई फिर आपको अगर सरवाइव करना है ना तो 10.25% तो कमाना पड़ेगा, है ना? उन सब लोगों को हमने मैसेज ठीक ढंग से पहुंचा दिया ना? अच्छा, पॉपुलेशन में बाकी लोग कहने लगे जी अब तो हमारी बारी कब आएगी, है ना? ये तो एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम भी तो हैं लाइन में। हमने पूछा भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी हम वो हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट तो 2 लाख से ज्यादा है। हमने कहा तो आप तो नहीं इसके अंदर कवर होते हो। तो आइए अब पॉपुलेशन के दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करें। ये दूसरा सेगमेंट कौन है जिसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 2 लाख से ज्यादा है ना? 2 लाख से ज्यादा है इसकी रिक्वायरमेंट। ये पॉपुलेशन सेगमेंट नंबर 2 है, लेकिन इसकी भी ना लिमिट कहीं खत्म करो। देखो ये इतने सारे ब्रेकिंग पॉइंट हैं। ये 4 लाख ठीक रहेगा है ना? पहले 2 लाख वाला केस हो गया ना, अगला 4 लाख पर रुक गया ना। मैंने ठीक लिखा ना? मोर देन 2 लाख बट अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 लाख। ये मैंने ठीक लिखा ना? अच्छा, ये जो पॉपुलेशन सेगमेंट नंबर 2 में कवर हो रहा है, ये कहता जी देखो जी ऐसा है, पैसा तो मैं भी ऐसे ही लेकर आऊंगा, 75% इक्विटी का और 25% डेप्ट का। भाई सोच तो सबकी यही है, परसेंटेज थोड़ी बदल जाएगा भाई। क्या ये बात सही? अब आइए इस आदमी के बारे में बात करें। इसकी ना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 4 लाख मैक्सिमम। शेयर होल्डर का पैसा लगेगा 75%, 4 लाख 75%, 3 लाख, यानी इसमें शेयर होल्डर से मांगे जाएंगे 3 लाख। कितने? 3 लाख। अगर शेयर होल्डर से 3 लाख मांगे जाएं तो शेयर होल्डर हमसे क्या चाहता है? 14%। ठीक लिखा ना? अगर शेयर होल्डर से मैं 3 लाख मांगू तो शेयर होल्डर बदले में क्या चाहता है? 14% देगा। मिल गया ना इंफॉर्मेशन? अच्छा, 4 लाख डिवेंचर होल्डर मैक्सिमम 25%, 1 लाख, यानी डिवेंचर होल्डर से मुझे मैक्सिमम चाहिए 1 लाख। डिवेंचर होल्डर कहता है जी आप पहले से दूसरे स्लैब में आ गए, मेरा स्लैब तो बदला ही नहीं आपने, मैं तो अभी भी उसी स्लैब में कवर्ड हूं। आप देखिए इक्विटी वाले का स्लैब नंबर 2 आ गया है, पर डिवेंचर वाले का भी वो पहले स्लैब में भेजा पड़ा, उसकी कॉस्ट वही है 10%, आफ्टर टैक्स 5%, 11 पॉइंट। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो दुनिया को कोई डिवेंचर होल्डर पैसा नहीं देता कि पहले इतने तक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर इतना, ऐसे तो कोई नहीं देता भाई, नेवर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। इसका मतलब आपने सेगमेंट नंबर 2 को डील कर लिया। सेगमेंट नंबर 2 पर बात हो गई ना? अब सेगमेंट नंबर 3, पॉपुलेशन सेगमेंट नंबर 3, ये सेगमेंट नंबर 3 में कौन कवर हो रहा है? जिसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 4 लाख से ज्यादा है। लेकिन देखो अगला ब्रेकिंग पॉइंट ये रहा, 8 लाख, पर इसकी रिक्वायरमेंट 8 लाख से ज्यादा नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड्स एंड डेप्ट फाइनेंसिंग, शेयर होल्डर का पैसा लगेगा 75%, डिवेंचर होल्डर का पैसा लगेगा 25%। आइए फिर से, हद 8 लाख,
75%, 6 लाख। शेयर होल्डर से कितना मांगोगे? 6 लाख। अगर शेयर होल्डर से 6 लाख मांगो तो कितना चाहता है वो? 14%, है कि नहीं? डिवेंचर होल्डर कहता है 8 लाख, 25%, 2 लाख। 8 लाख 25% यानी 2 लाख। हमने डिवेंचर होल्डर से कहा 2 लाख रुपए दो, कहता है वो दे दूंगा, पर मेरे को चाहिए 12% बिफोर टैक्स। हमने कहा आफ्टर टैक्स बताओ, 6%। तो WMCC बताओ, 12%। तो सेगमेंट नंबर 3 को डील किया जा चुका है। सेगमेंट नंबर 4, वो आदमी जिसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 8 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से ज्यादा नहीं है। शेयर होल्डर से मांगा जाए 75%, डिवेंचर होल्डर से मांगा जाए 25%। शेयर होल्डर कहता है 12 लाख 75% यानी 9 लाख। अगर 9 लाख मांगा जाए तो उसकी एक्सपेक्टेशन है 17%। 12 लाख 25% यानी 3 लाख। डिवेंचर होल्डर से 3 लाख मांगा जाए ना तो 16% की एक्सपेक्टेशन है उसकी बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स 8%। अब हमने इस फर्म से पूछा, हां जी आपका क्या केस है, आप बताओ। हमने फर्म से पूछा, हां जी क्या केस है आपका। उन्होंने कहा जी हम तो 10 लाख रुपए लेने आए हैं। हमने कहा था 10 लाख लेने आप, हाँ तो आपने इसके अंदर आते, अब इसमें कवर होता है। अच्छा आपका WMCC है 14.75% है। देखा कितनी आसानी से आंसर दे दिया। हमने सबके ही आंसर दे दिए। अब सारे आ गए साहब, बस पता करो कि आप किस स्लैब में, किस रेंज लेवल में कवर होते हैं। सबके ही आंसर है इसके अंदर। तो एक ऐसी कैलकुलेशन जिसमें सबके आंसर होते हैं वो इस कंसेप्ट के थ्रू डील किया जाता है। लिखिएगा, इन द गिवन केस द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, in the given case the financial requirement of the firm is rupees 10 lakhs. In the given case the financial requirement of the firm is rupees 10 lakhs, full stop. Hence its WMCC is 14.75% as computed above, ठीक है ना। चलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा है कि 26 तारीख को क्लास होनी चाहिए। नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझे क्लास के बाहर आके कहा है, लेकिन मैं इन सभी स्टूडेंट्स की बात को मानने से मना करता हूं और मैं चाहूंगा क्लास के बाहर मुझे कोई स्टूडेंट ये दबाव ना डाले कि साहब के 26 तारीख की क्लास होनी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, सभी स्टूडेंट्स को मानना होगा, 26 तारीख को क्लास नहीं होगी।